तो आज हम कुछ और बातें करेंगे वेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो पहली चीज आप एक चीज देखें कि अगर सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज ये आपका वेक्टर है, ठीक है। इसको अगर आप डिस्प्लेस कर दें इसके पैरेलल, मतलब जो ये वेक्टर है इसके पैरेलल ही अगर आप कहीं और वेक्टर इसको मतलब इसी को आप शिफ्ट कर देते हैं, आप यहां से सपोज इस वेक्टर को यहां ले आए, लेकिन इसने आपने इन दोनों को पैरेलल रखा ना, आपने साइज चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया, बस इसी वेक्टर को आप यहां से यहां ले आए और एक दूसरे के पैरेलल ही रखा आपने। यहां से आप इसको उठा करके यहां लेके चले गए, लेकिन अभी भी ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर हम इस किसी वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं कि स्टिल it remains parallel to its original orientation, then the vector does not change। ये भी हम वेक्टर a लिखेंगे, इसको भी हम अगर ये वेक्टर a लिखेंगे और इसको भी हम वेक्टर a लिखेंगे। ऑलराइट, तो if a vector is shifted such that it remains parallel to its ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में उसके पैरेलल ही रहता है, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं कहीं, तो हमारा जो वेक्टर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, वेक्टर को शिफ्ट करने पर उसके पैरेलल उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऑलराइट, दूसरी बात ये होती है जो हम वेक्टर को रोटेट करते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका वेक्टर है, इसको हमने यहां से रोटेट कर दिया पूरा, सपोज 360 डिग्री। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। तो जिस ओरिएंटेशन में पहले था, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। दोबारा हमने रोटेट कर दिया इसको, है ना, कितना, सपोज 2 पाई के बाद 2 पाई और कर दिया आपने, 4 पाई कर दिया, तब भी वापस वहीं आ जाएगा। फिर से कर दिया 6 पाई कर दिया, फिर वहीं आ जाएगा। यानी कि जब कभी भी आप इसको 2n पाई से रोटेट कर रहे हैं, अगर इसको आप रोटेट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इन इंटीजर, तो उस केस में जो आपका फाइनली वेक्टर आ रहा है रोटेट होने के बाद, वो विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल वेक्टर, है ना। तो जब किसी वेक्टर को हम रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगल 2n पाई, तो वो आपका वेक्टर जो होता है उसी वेक्टर को रिपीट कर, मतलब वही वेक्टर होता है, वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा थीटा कोई और है, थीटा 2n पाई नहीं है ना, 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल नहीं है, यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कर दिया, सपोज ये था आपका, इसको आपने यहाँ से 60 डिग्री पे कर दिया, इधर मान लो 60 डिग्री बना करके, तो अभी ये ए वेक्टर है, अभी ये जो दूसरा वेक्टर आपका बनेगा ये बी वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से इसको आपने रोटेट किया है 360 डिग्री पर, तो ये आपके दोनों सेम वेक्टर होंगे। ऑलराइट, तो अगर एक वेक्टर को आप 360 डिग्री में रोटेट करते हैं या 360 के मल्टीपल में रोटेट करते हैं, तो वो आपका इंटीजर मल्टीपल में रोटेट करते हैं, तो वेक्टर आपका चेंज नहीं होता है, वरना वेक्टर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब जैसे अगर आपको बोला जाए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, सपोज आपको दे दिया जाए कि देखो भाई ऐसा है, एक वेक्टर आपका ये है, ये आपका ए वेक्टर है, और दूसरा आपका ये है बी वेक्टर, बताओ इनके बीच में एंगल क्या है। तो हमें पता है वेक्टर को शिफ्ट करने पर तो वो चेंज होता नहीं है, तो हम इन वेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि ये दोनों को हम टेल टू टेल ऐड कर देंगे, है ना। कैसे ऐड करेंगे, टेल टू टेल शिफ्ट करके। तो देखो ए वेक्टर है, ये अपना अपनी जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने वेक्टर, और बी वेक्टर को हमने शिफ्ट करके ऐसे बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेक्टर्स को दोनों को शिफ्ट करके ऐसा कर देना है कि वो आपस में टेल टू टेल जुड़ जाए, है ना, पैरेलल लगते हुए आपस में टेल टू टेल जोड़ देना है, और ये एंगल मेजर कर लेना है थीटा। दिस इज योर एंगल। जो छोटा है, देखो दो एंगल बनने हैं, एक ये एंगल बन रहा है बड़ा वाला, एक छोटा एंगल बन रहा है, तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को हम टेल टू टेल ऐड करते हैं, और उनके बीच में जो छोटा एंगल होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ऑलराइट, तो ये चीजें होती हैं जो कि आपकी इधर लिखी हुई भी है। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, व्हेन वेक्टर्स आर प्लेस्ड टेल टू टेल, इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। और अगर एक वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज, ठीक है। यही सब हमने अभी डिस्कस किया है। रोटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में क्या था, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इन दैट केस द वेक्टर इज चेंज एज द वेक्टर रिमेन्स सेम। ऑलराइट, अब हम वेक्टर्स के टाइप की कुछ बात करते हैं। बहुत सिंपल है, सीधे रखने वाली चीज है, कुछ है नहीं इसमें एकदम, एक बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले दो वेक्टर इक्वल कब बोले जाएंगे, दो वेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वल तब बोले जाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ऑलरेडी ये देखो दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जो आपके इक्वल वेक्टर्स होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे, जो इक्वल वेक्टर्स होंगे वो ऑलवेज, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स, बट पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं
तो इसका मतलब वो उनको बोलेंगे एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनको हम बोलेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन अगर साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो वो क्या बोले जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स बोले जाएंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स विच ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड का क्या है, इसमें वही केस है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, दे विल बी कॉल्ड एंटी पैरेलल, ऑलराइट। अच्छा, अब बात आती है नेगेटिव वेक्टर की। तो ऐसा अब अगर हमने भी इससे पिछले वाले में क्या बोला था कि एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वेक्टर लिया आपने, उसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, उसके डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो उसका जो वेक्टर जो नया वेक्टर बनेगा वो आपका बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर, ऑलराइट। किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर देने पर जो नया वेक्टर बनता है उससे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ऑलराइट। ये जैसे वेक्टर था आपका, इसको आपने 180 डिग्री रोटेट कर दिया इधर ऐसे, तो ये जो आपका बन गया ये जो बी वेक्टर बना, और अगर ये आपका ए वेक्टर था तो बी वेक्टर जो है आपका ये ए का नेगेटिव वेक्टर है ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, ऑलराइट। ये आपकी बात हो गई। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर्स की। तो जो दो वेक्टर्स सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, सेम लाइन के अलॉन्ग, पैरेलल नहीं, यहाँ पर दोनों सेम एक ही लाइन में है, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों इस तरह से जुड़ रहे हो, टेल टू टेल जुड़ रहे हो, या फिर आपके दोनों इस तरह से हेड टू टेल जुड़ रहे हो इस तरह से। तो अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं आपके, तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा, और इस केस में आपका थीटा 180 डिग्री होगा, है ना। तो टू वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, उनके बीच में एंगल या 0 होगा या तो आपका 180 होगा, ऑलराइट। या क्या होते हैं, कोलिनियर। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है। सपोज अब अगर हम कोई एक सपोज डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर कोई एक सपोज एक पार्टिकल है आपका, वो रेस्ट पे है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर आपसे पूछे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई। अगर वो रेस्ट पे है, ना उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना कोई वेलोसिटी है, ना कोई एक्सेलरेशन है, तभी तो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब अगर कोई एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो 0 वेक्टर होगा, है ना। या फिर अगर कोई पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, 0 है ना। तो ये चीज होती है, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उन्हें हम बोलते हैं जीरो वेक्टर्स, ठीक है। फिर बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो जो दो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे आपका ये प्लेन है, ये आपका स्क्रीन का प्लेन है, इसको अगर एक तरफ x है, ये y है, तो इसके अलॉन्ग एक्स वाई में जो मिलेंगे वो हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, है ना। ये एक्स वाई प्लेन के वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर इसके बाहर की तरफ हम एक z एक्सिस ले लें, है ना, तो वाई जेड एक्सिस में इसमें जो आपका वेक्टर आएगा इसके अलॉन्ग, ये आपके ये भी कोप्लेनर होंगे, है ना। तो ये एक्स वाई प्लेन में जो आएंगे ये सारे एक दूसरे के कोप्लेनर होंगे, वाई जेड प्लेन में जो आएंगे वो एक दूसरे के कोप्लेनर होंगे। ऐसे ही एक्स जेड प्लेन में जितने वेक्टर्स आएंगे वो सब भी एक दूसरे के कोप्लेनर, है ना। तो एक जो दो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है अगर किसी वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो बन जाता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको हम जब रिजोल्यूशन ऑफ जब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ेंगे आगे, आई कैप, जे कैप और के कैप नई चीजें आएंगी आपके सामने, वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है और इसकी यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या होती है ना। किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हमें वो वेक्टर लिखना होता है तो यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, खास करके पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करने में किसी पॉइंट के, तब हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। उनको यूनिट वेक्टर से ही डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये चीजें जो आपको बताई गई हैं सिंपल है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, कुछ इसमें नई चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे थोड़ा सा देखेंगे।